नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएफ एग्ज़ामिनेशन के बारे में। और क्लिनिकल पैथोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है सीएसएफ एग्ज़ामिनेशन। और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनको डायग्नोस किया जा सकता है इसके द्वारा। और इसका कुछ उपयोग थेरापेटिक जो कंडीशंस होती हैं उनमें भी किया जाता है। सीएसएफ निकाल के उस पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेजर हेडिंग है सीएसएफ एग्ज़ामिनेशन की, उसमें इम्पोर्टेंट फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसके अलावा बायोकेमिकल एग्जामिनेशन होता है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो सेल काउंट्स होती है, और चौथा इम्पोर्टेंट होता है माइक्रो बायोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसके लिए सैंपल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह से ये 4 हेडिंग्स में हम सीएसएफ के जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसकी जो स्टडी होती है वो कर सकते हैं। आज मोर स्पेसिफिकली हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे और बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर हम इसकी इंडिकेशंस के बारे में बात करें तो जो मेजर इंडिकेशंस हैं सीएसएफ एग्जामिनेशन की, वो है मेनिंजाइटिस और मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, एन्सेफलाइटिस और सब अरेक्नॉइड हेमरेज। और इसके अलावा इंट्राक्रैनियल जो हेमरेज होते हैं उनमें भी इसका एग्जामिनेशन किया जाता है। और इसके अलावा जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, इंट्राक्रैनियल जो ट्यूमर्स होते हैं, उनमें भी सीएसएफ का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था कि कुछ कंडीशंस में इसका थेरेपेटिक उपयोग भी किया जाता है। जैसे इंट्राक्रैनियल प्रेशर किसी पेशेंट में हाई हो जाता है कई बार, तो उसको रिलीज़ करने के लिए, उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए सीएसएफ को निकाला जाता है। इसके अलावा कुछ एंटीबॉडीज़ को अगर ट्रांसफ्यूज़ करना है या सीएसएफ के माध्यम से हम उसका उन केसेस को ट्रीट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं, उनको भी सीएसएफ के माध्यम से जो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं उस कंडीशंस का। इसमें यूजुअली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है मैग्नीशियम सल्फेट, उसका उपयोग करते हैं, या NaCl का उपयोग कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट जो एक थेरेपेटिक उपयोग है बेसिकली वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में है। तो यहाँ पे सीएसएफ के माध्यम से ही स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो ये जो कुछ हैं इम्पोर्टेंट थेरेपेटिक यूज़ हैं इस। अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो यूजुअली जो नॉर्मली जो सीएसएफ होता है वो टिपिकली कलरलेस होता है, क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। तो आप लेफ़्ट साइड में जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आप देख सकते हैं कि क्लियर, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस सीएसएफ है। और राइट साइड में जो टेस्ट ट्यूब है वो उसमें रेड कलर का कलर डेवलप हुआ है। तो जब भी कुछ कलर अबनॉर्मल डेवलप होता है तो कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन को हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू होता है। इसके अलावा कई बार जो कलर होता है वो येलो कलर का भी सीएसएफ हमको कंडीशन से मिल सकता है, उसको जेंथोक्रेनिया कहा जाता है। तो यहाँ पे येलो कलर में भी आप सीएसएफ देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो क्लैरिटी है या टर्बिडिटी, इसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉर्मली जो सीएसएफ होता है उसका अपीयरेंस जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 4 टेस्ट ट्यूब ली गई हैं और उन टेस्ट ट्यूब के बैकग्राउंड में एक पेपर है, और जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है जिसमें सीएसएफ क्लियर है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि पीछे के जो लेटर्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। लेकिन जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है, जैसे जैसे इसमें क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी बढ़ती जाती है, और मेनली जो टर्बिडिटी या क्लाउडनेस होती है वो प्रोटीन के बढ़ने से होती है या फिर सेल्स के बढ़ने से होती है। तो जैसे जैसे सेल्स या प्रोटीन बढ़ते जाते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें पैथोलॉजिकल कंडीशन में पाई जाती हैं। तो जैसे सेल्स बढ़ते हैं या फिर आपका प्रोटीन बढ़ता है तो हमें मान के चलते हैं कि कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन पेशेंट को है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकंड ट्यूब है वो स्लाइडली क्लाउडी है, और जो थर्ड ट्यूब है वो क्लाउडी है, और जो फोर्थ ट्यूब है वो एकदम टर्बिड है। तो इस तरह से अपीयरेंस से भी हम एक क्लू मिल सकता है हमको पैथोलॉजी का। इसके अलावा जो फिब्रिन क्लॉट बनता है वो भी इम्पोर्टेंट है, और वो भी एक हमको पैथोलॉजी के बारे में कोई क्लू दे सकता है। तो कई बार क्या होता है कि जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में बेसिकली कॉब-वेब एक कोएगुलम बन जाता है या फिब्रिन क्लॉट बन जाता है सीएसएफ में। तो जो लेफ़्ट साइड की ट्यूब है आप उसमें देख सकते हैं कॉब-वेब कोएगुलम है, जिसको कॉब-वेब कहा जाता है, और ये फिब्रिन क्लॉट होता है बेसिकली।
और ये ट्यूबरक्लोसिस में ये पाया जाता है बेसिकली। ट्यूबरकुलोसिस जो मेनिंजाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उसमें इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है ये। इसके अलावा दूसरी ओर राइट साइड में जो ट्यूब है उसमें आप जब ट्रोमेटिक CSF एस्पिरेशन होता है तो उस समय आपको फिब्रिन क्लॉट इसमें मिलता है। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ग्रॉसली ब्लडी CSF हमको मिल सकता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सैंपल्स हैं एक साइड में आपको बिल्कुल कोको कोला जो कलर्ड है वो CSF दिख रहा है, और ये स्पेसिफिकली जो कंडीशन होती है सब अरेक्नॉइड हेमरेज की, उसमें इस टाइप का CSF हमको मिलता है। दूसरी ओर जो ट्रॉमेटिक टैप होता है या ट्रॉमेटिक CSF होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ समय रखने के बाद धीरे धीरे उसमें जो RBCs होते हैं वो धीरे धीरे सेटल हो जाते हैं, और आपको ऊपर क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा और नीचे की तरफ आपको जो सेल हैं वो सेटल्ड मिलेंगे। तो इस तरह के जो कंडीशन होती है उसको ट्रॉमेटिक टैप कहा जाता है, और इस टाइप का CSF उसमें आपको ग्रॉसली दिखेगा। अगर हम इसके सेल काउंट्स के बारे में बात करें तो सेल काउंट्स करने के लिए हमको जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी उसमें एक चैम्बर चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम फुज रोज़ेनथाल जो चैम्बर होता है उसको स्पेसिफिकली उपयोग किया जाता है बेसिकली सेल काउंट करने के लिए, CSF की सेल काउंट करने के लिए। और दूसरा जो होता है इसमें हम इम्प्रूव्ड न्यूवर्स चैम्बर्स भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये दो चैम्बर्स का उपयोग करते हुए हम CSF की सेल काउंट करते हैं। दूसरी ओर आप देख सकते हैं ग्लास स्लाइड है। इसके अलावा डिफरेंशियल काउंट करने के लिए हमको लीशमैन सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, और सेंट्रीफ्यूज करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन का उपयोग किया जाता है। अगर हम प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन CSF का जो सैंपल होता है उसको अच्छी तरह मिक्स किया जाता है, और जो हीमोसाइटोमीटर है उसको चार्ज किया जाता है। तो एक पिपेट की सहायता से जो काउंटिंग चैम्बर है, चाहे वो फुज रोज़ेनथाल चैम्बर हो या ये इम्प्रूव्ड न्यूवर्स चैम्बर हो, दोनों को ही हम चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज करने के बाद उसको थोड़ा जो सेल्स होते हैं उसमें उसको सेटल करने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं, और उसके बाद हम उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फुज रोज़ेनथाल जो चैम्बर है इसमें 16 स्क्वायर्स होते हैं, और इसकी जो डेप्थ होती है वो 0.2 मिलीमीटर होती है। और इन जो 16 स्क्वायर्स का जो एरिया होता है तो 16 इंटू 0.2 क्यूबिक मिलीमीटर को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 3.2 माइक्रोलीटर आता है। और इतना जो फ्लूइड होता है 3.52 माइक्रोलीटर फ्लूइड को एग्जामिन किया जाता है। और अगर हम नंबर ऑफ़ जो सेल्स हैं उनको x माने और इस सॉल्यूशन में 3.2 लीटर में हम इसको कैलकुलेट करें तो जो फार्मूला निकल के आएगा सेल काउंट का पर क्यूबिक मिलीमीटर में वो x इंटू 10.3.2 यानी x जो होगा वो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेल्स होंगे CSF में। तो इस तरह ये ऑल जो चैम्बर बेसिकली जो 16 स्क्वायर्स होते हैं इसमें उस रोज़ेनथाल चैम्बर में सभी स्क्वायर्स में काउंटिंग की जाती है, और नंबर ऑफ़ सेल्स को यहाँ पे इस फार्मूला के द्वारा गणना करके उसको टोटल काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम दूसरी ओर अगर हम फुज रोज़ेनथाल चैम्बर के अलावा अगर हम इम्प्रूव्ड न्यूवर्स चैम्बर का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें जो 4 बड़े जो स्क्वायर्स होते हैं जिनमें WBC की काउंटिंग होती है उसी में जो CSF के जो सेल्स हैं उनको काउंट किया जाता है। और तो उसका जो फार्मूला निकल के आता है वो आता है x इंटू 25। तो x यहाँ पे जो 4 बड़े जो चैम्बर होते हैं न्यूवर्स चैम्बर में जिनमें WBC काउंटिंग होती है तो उसमें जो सेल्स हैं उनका नंबर होता है x। इसके अलावा CSF में सेल काउंट के अलावा आपको दूसरे सेल्स भी मिल सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिनेटेड जो RBC हैं वो आपको मिल रहे हैं। और क्रिनेटेड जब RBC आपको मिलते हैं तो ये स्पेसिफिकली जो सब अरेक्नॉइड जो हेमरेज होता है उस कंडीशन में ये यूजुअली मिलते हैं। तो इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम जो लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उनका भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर हम डिफरेंशियल काउंट करना चाहें तो डिफरेंशियल काउंट करने के लिए CSF का एक स्मेयर बनाया जाएगा, और स्मेयर बनाने के बाद उसको लीशमैन स्टेन के द्वारा स्टेन किया जाएगा। और स्टेन करने के लिए उस सॉल्यूशन उस स्मेयर को लीशमैन डालने के बाद 1 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, और 1 मिनट के बाद उसमें डबल अमाउंट में बफर सॉल्यूशन मिलाया जाता है। और बफर सॉल्यूशन मिलाने के बाद इस स्लाइड को
4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया जाएगा। और इस तरह से 4-5 मिनट बाद इसको टैप वाटर से वॉश करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप के नीचे इसको हम एग्जामिन कर सकते हैं और डिफरेंशियल काउंट का पता कर सकते हैं। अगर हम बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में बात करें या बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो सीएसएफ में 2 इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल टेस्ट किए जाते हैं। पहला है उसका टोटल प्रोटीन निकाला जाता है, कि कितना सीएसएफ के अंदर प्रोटीन है, और दूसरा होता है ग्लूकोज एस्टिमेशन। तो यहाँ पे जो सीएसएफ है प्रोटीन है वो नॉर्मली बेसिकली 14 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। और जो सीएसएफ होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है प्लाज्मा का, तो इसमें प्रोटीन काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। तो जो टोटल प्रोटीन है उसको एस्टिमेट करने के लिए बेसिकली सल्फोसिलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रोटीन जब एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो एक सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है, तो प्रोटीन आर प्रेसिपिटेटेड बाय द सल्फोसिलिक एसिड। तो ये इसमें एक प्रिंसिपल है। प्रोटीन बेसिकली एसिड के कांटेक्ट में आने से या हीट होने से कोएगुलेट हो जाते हैं या प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो अगर हम सल्फोसिलिक एसिड और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे सल्फोसिलिक एसिड जो पाउडर है उसको 3 ग्राम लेते हैं और सोडियम सल्फेट को 7 ग्राम, और इन दोनों को बेसिकली 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में डिजोल्व किया जाता है और फ्रेश सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो और उसको फ़िल्टर किया जाएगा और फ़िल्टर करने के बाद उसको डार्क बोतल में स्टोर करते हैं। अगर इसके अंदर कोई टर्बिडिटी आ रही है या कलर आ रहा है तो उस सिचुएशन में इस सॉल्यूशन को डिस्कार्ड कर सकते हैं हम। और इसमें सोडियम क्लोराइड बेसिकली ऐड किया जाता है 0.85%। और एक इसमें सिंपल सी टेक्निक होती है बेसिकली जो सबसे पहले जो सैंपल होता है या सीएसएफ का जो सैंपल है उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो उसका सुपरडेंट होता है या ऊपर का जो पोर्शन होता है जो क्लियर होता है, उस सुपरडेंट को 0.5 ml लेना है हमको टेस्ट ट्यूब में, और उस टेस्ट ट्यूब में 3 ml जो है वो सल्फोसिलिक एसिड रिएजेंट को उपयोग करना है और इसको मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जो टर्बिडिटी है वो आएगी, और उस टर्बिडिटी की ऑप्टिकल डेंसिटी हमको निकालना है 660 नैनोमीटर पे, और या इसको रेड फिल्टर भी कहा जाता है कैलोरीमीटर में। तो कैलोरीमीटर में जो रेड फिल्टर होता है उस रेड फिल्टर पे हमको इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी निकाल के इसकी गणना करना है। तो गणना करने के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द टेस्ट डिपेंड बाई ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड इंटू 45। इस तरह से उसको मल्टीप्लाई करके मिलीग्राम में हम इसकी गणना कर सकते हैं प्रोटीन की। और कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें सीएसएफ में प्रोटीन काफ़ी बढ़ जाता है, और जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जैसे पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, या वायरल मेनिंजाइटिस है, सिफिलिटिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस है, फंगल मेनिंगोएन्सेफलाइटिस है, पोलियोमाइलाइटिस है, या ब्रेन ट्यूमर्स हैं, या डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। इन सारी कंडीशंस में बेसिकली जो सीएसएफ में जो प्रोटीन होता है उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। अगर हम ग्लूकोज के बारे में बात करें तो नॉर्मली जो ग्लूकोज होता है सीएसएफ में वो 40 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। और इसको एस्टिमेट करने के लिए सिंपली जो जिस तरह से हम ब्लड में ग्लूकोज का एस्टिमेशन करते हैं उसी मेथड के द्वारा, जिसको जीओडी पीओडी मेथड कहा जाता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज मेथड, और उसी मेथड के द्वारा हम यहाँ पे ग्लूकोज का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जीओडी पीओडी मेथड के द्वारा हम इसका कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अधिकतर जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं बेसिकली जो मेनिंजाइटिस की जो कंडीशन होती हैं उनमें ग्लूकोज का लेवल कम होता चला जाता है। तो खासकर जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होती है उसमें जो ग्लूकोज का लेवल है बहुत ही कम हो जाता है, और कई बार तो वो डिसअपीयर भी हो जाता है। तो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस को हम कोरिलेट करते हुए इसको डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा, ट्यूबरकुलर जो मेनिंजाइटिस होती है उसमें भी ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है, और ये करीब 10 से लेकर 40 मिलीग्राम के बीच में रह सकता है। तो अगर हम प्रोसीजर के बारे में बात करें तो सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें 3 टेस्ट ट्यूब लेना है हमको, टेस्ट, स्टैंडर्ड और ब्लैंकी, और तीनों टेस्ट ट्यूब में हमको रिएजेंट बराबर मात्रा में लेना है। 1000 माइक्रोलीटर या 1 ml तीनों टेस्ट ट्यूब में हमको रिएजेंट लेना है। तो उसके बाद इसमें जो पहली जो टेस्ट ट्यूब है, जो टेस्ट की टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट की टेस्ट ट्यूब में हमको 20 माइक्रोलीटर सीएसएफ का सैंपल लेना है, और जो स्टैंडर्ड की टेस्ट ट्यूब है उसमें सीएसएफ का स्टैंडर्ड लेना है 20 माइक्रोलीटर, और जो थर्ड टेस्ट ट्यूब है उसमें ब्लैंक की जो टेस्ट ट्यूब है उसमें 20 माइक्रोलीटर हमको डिस्टिल वाटर या H2O लेना है या वाटर लेना है। और इसको मिक्स करने के बाद इसको इंक्यूबेट करना है इन तीनों टेस्ट ट्यूब को 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर।
और उसके बाद फिर हम इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी निकालते हैं या एब्जॉर्बेंस निकालते हैं। और इसको निकालने के लिए 546 जो नैनोमीटर का जो फ़िल्टर होता है या ग्रीन फ़िल्टर जिसको बोलते हैं कैलोरीमीटर में, उस ग्रीन फ़िल्टर पे हम इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी निकाल के इस ग्लूकोज की गणना कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है OD, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द टेस्ट डिवाइड बाय द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हुए इसका ग्लूकोज का लेवल एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो नॉर्मली जो CSF होता है वो अगर ग्रॉस अपीयरेंस देखें उसका, तो वो बेसिकली कलरलेस होगा और क्लियर होता है। यूजुअली कलरलेस और क्लियर नॉर्मली CSF रहता है। इसके अलावा हम प्रेशर के बारे में बात करें तो इसका प्रेशर करीब 50 to 175 mmHg होता है। इसके अलावा हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करें तो 1.006 से लेकर 1.009 तक नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी मानी जाती है। और इसके अलावा ग्लूकोज इसमें 40 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और टोटल प्रोटीन जो होता है वो 15 से लेकर 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मली पाया जाता है। अगर हम टोटल काउंट्स के बारे में बात करें या ल्यूकोसाइड्स के बारे में बात करें तो ल्यूकोसाइड नॉर्मली 0 to 5 जो सेल्स होते हैं पर क्यूबिक mm, वो अडल्ट में और चिल्ड्रंस में नॉर्मली माने जाते हैं। तो 0 से 5 जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं अडल्ट में और चिल्ड्रन में। इसके अलावा जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें करीब 30 सेल्स तक नॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर हम डिफरेंशियल की बारे में बात करें तो डिफरेंशियल बेसिकली 60 to 80% जो सेल्स होते हैं वो लिम्फोसाइट होते हैं नॉर्मली, और 30% तक मोनोसाइट या मैक्रोफेज हो सकते हैं, और 2% अदर सेल हो सकते हैं। अगर हम माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो यूजुअली जो ग्राम स्टेन होती है वो नेगेटिव होती है, यानी किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया इसमें नहीं पाया जाता है, तो ग्राम स्टेन नेगेटिव रहेगी। अगर कल्चर का उपयोग कर रहे हैं तो कल्चर जो होगा वो स्टेराइल होगा, और इस सिफिलिस के जो सेरोलॉजिकल टेस्ट लगाए जाते हैं वो भी नेगेटिव पाए जाएंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि RBC जो होते हैं CSF में एक भी RBC नहीं पाया जाता है, नील रहता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग होती है कि एक भी RBC CSF में नॉर्मली नहीं मिलता है। तो ये CSF के बारे में ओवरव्यू था। मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और इसको देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।